तो आज का हम लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशनल फैक्टर। इस पर बात करेंगे हम लोग। इससे थोड़ा हमें ये कंड्यूसिव हो जाएगा कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, और थोड़ा एग्जाम में रिकॉल करने के लिए या कनेक्ट करने में हमें सुविधा रहेगी। तो औद्योगिक अवस्थितिक कारक इनको हम कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किए थे उनको रोज यहाँ पर आ जाएं। आज हम लोग इंडस्ट्रियल लोकेशनल फैक्टर को डिस्कस कर लेंगे। लोकेशनल फैक्टर फॉर इंडस्ट्रीज, कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री होगी, या अगर है तो उसकी हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ये यहाँ पर क्यों लगी। हाँ, थैंक यू। आप सब लोगों को टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और हमारी ओर से आप लोगों को आबाद और अगाध आशीर्वाद। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल पीपल। आप सब लोगों को, हम सभी लोग किसी ना किसी के टीचर्स जरूर हैं, और सभी हम लोग स्टूडेंट भी। और हम लोगों का अपना जो पूरा लाइफ है, जीवन है, वो हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो लेक्चर थोड़ा कंसाइज होगा, छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं टीचर्स डे। तो आई होप ऑल यू पीपल विल कोऑपरेट। तो वी विल टेक द क्लास 1:30। हम लोग जो है आज 1:30 तक क्लास करेंगे। तो आज का जो टाइम है वो थोड़ा शॉर्ट पीरियड होगा। अभी हम लोग 1:15 से बातचीत शुरू किए हैं, एंड वी विल 12:15 से। और हम लोग आज की क्लास जो रहेगी ये थोड़ा ड्यूरेशन कम रहेगा रोज से। रोज हम लोग 2 आवर्स की करते हैं, तो आज 1:15 की 1 आवर एंड 15 मिनट की क्लास होगी। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो है इंडस्ट्रियल लोकेशनल फैक्टर। इंडस्ट्रियल लोकेशनल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। फिर हम लोग मेजर इंडस्ट्रीज डिस्कस करेंगे इंडिया की, और कौन सी इंडस्ट्री कहां पर है। इनके बेस पर जो आज डिस्कस करेंगे ये इस चैप्टर का बैकबोन रहेगा। तो मेजर इंडस्ट्रीज हम लोग जब डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो ह्यूमन ज्योग्राफी में सेटलमेंट्स, यानी कि कहाँ नगर हैं, कहाँ गांव हैं, और उनके पैटर्न वगैरह। मेंस में ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाएं। तो इंडस्ट्रियल लोकेशनल फैक्टर्स एंड मेजर इंडस्ट्री, ये आज का हम लोगों का टॉपिक हो गया। कौन कौन से इंडस्ट्रियल लोकेशनल फैक्टर्स हैं अब आप समझ गए होंगे। इसमें हम लोग फैक्टर्स, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल रीजन का थोड़ा सा लेआउट, और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, बस। लेकिन इन पर बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि जितनी प्रीलिम्स की डिमांड हो सकती है उतना। तो जो फर्स्ट फैक्टर है इंडस्ट्री को, वो है रॉ मैटर एंड पावर। ये सीरीज में हमने लिख रखे हैं। ट्रांसपोर्ट, मार्केट, लेबर कॉस्ट, यानी कि कच्चा माल जिससे उत्पाद हमारा बनेगा, विद्युत या शक्ति, परिवहन के साधन, बाजार या मांग, इसे हम मार्केट या डिमांड भी कह सकते हैं। लेबर कॉस्ट, श्रम मूल्य, लेबर सस्ते हैं या महंगे हैं। पूंजी यानी कैपिटल, टेक्नोलॉजी, और गवर्नमेंट पॉलिसी, और सरकारी नीति किस तरह की है। हम लोग इन सब बातों पर बात करेंगे। इतने फैक्टर्स हैं। इनको डिस्कस करने के बाद में हम लोग मेटल इंडस्ट्रीज पर आ जाएंगे। धातु उद्योग, और धातु उद्योग हमेशा और को यूज करते हैं, तो ये रॉ मैटर ज्यादा खाते हैं, प्रोडक्शन कम देते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितना रॉ मैटर यूज करते हैं उतना ही प्रोडक्शन देते हैं। ये सबकी अपनी अपनी एक विशेषताएं हैं, तो जिनके कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। थोड़ा बहुत अदर इंडस्ट्रीज, और ये आपके इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन कौन से हैं, और किसको हम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, इनके बीच थोड़ा अंतर करते हुए बढ़ेंगे। हाँ, हम लोग अभी वाटर रिसोर्स, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ये टॉपिक है। पहले एक इस क्रम में इसको फिनिश कर लें, फिर हम लोग चलते हैं किसकी ओर। तो सबसे पहले हम लोग वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स के बाद इरिगेशन, इरिगेशन के बाद एग्रीकल्चर। हाँ, लोकेशन भी होगी सभी इंडस्ट्रीज की कहाँ पर है। तो हर इंडस्ट्री की अपनी लोकेशन एग्जैक्ट पता होगी, तो उसके लिए हम लोग इस सीरीज पर आएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं इस सीरीज से, यहाँ से शुरू करते हैं। तो इंडस्ट्रियल लोकेशनल फैक्टर में पहला जो फैक्टर आएगा दैट इज द रॉ मैटर। और रॉ मैटर हर एक इंडस्ट्री के लिए इसेंशियल है। तो किसी भी इंडस्ट्री के दो पार्ट होते हैं, एक और उसका कच्चा माल है, रॉ मैटर है,
यहां पर उसको प्रोसेस करने वाली यूनिट होगी और इस जगह हमें प्रोडक्ट मिलेगा, उत्पाद। तो रॉ मैटर इज इसेंशियल सो दैट प्रोडक्ट कैन बी एंश्योर्ड। कच्चा माल अनिवार्य है ताकि उत्पाद हमें मिल सके। तो रॉ मैटर इज द इसेंशियल मैटर फॉर इंडस्ट्रीज। इसके बिना कोई इंडस्ट्री नहीं चलती। ये हर एक उद्योग के लिए अनिवार्य है। अब इसकी अपनी कंडीशंस होती हैं कि जितना रॉ मैटर हमने लिया, तो अगर लिया गया रॉ मैटर और जो मिला उत्पाद, जितना रॉ मैटर खा लिया, कंज्यूम्ड रॉ मैटर अगर ज्यादा है, देन द ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट, ये कह सकते इफ द अमाउंट ऑफ, ऐसे लिखना चाहिए पूरी बात, इफ द अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड रॉ मैटर इज मोर देन द ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट अमाउंट। एक ये स्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड रॉ मैटर इज लेस देन द ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट अमाउंट। रॉ मैटर हमने कम लिया और ये ज्यादा मिला। तीसरी स्थिति यह है कि अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड रॉ मैटर इज मोर और लेस इक्वल टू द ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट अमाउंट। जो हमें उत्पाद से मात्रा मिली वो लगभग बराबर है। ऐसे इंडस्ट्रीज जो इस विशेषता वाले हैं, जो रॉ मैटर ज्यादा खाते हैं, प्रोडक्शन कम देते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज को क्या कहा जाता है? वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज। इन्हें हम वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। यानी रॉ मैटर ज्यादा लगा, प्रोडक्शन कम मिला। इसके अंतर्गत जितने हमारे इंडस्ट्रीज आते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल बनाने वाले मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, इधर हम लोग शुगर इंडस्ट्रीज, बड़ी मात्रा में गन्ना यानी शुगर केन यूज होता है और चीनी यानी शुगर हमें कम मिलती है। अब जैसे माइनिंग अपने आप में लिंक है जो प्राइमरी रिसोर्स को सेकेंडरी रिसोर्स से जोड़ता है। तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज और शुगर इंडस्ट्रीज, इनमें खास लेंगे जो बहुत चर्चित एग्जांपल है उनको रखेंगे। तो इन्हें हमने नाम दिया वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज। यानी ये भार इनका घटता रहता है, तो भार हिरासमानी उद्योग कहे जाते हैं। इनका वेट कम हो जाता है, उत्पाद का वेट कम है। दूसरे जो इनका रॉ मैटर कम लगा और उत्पाद ज्यादा मिला, इन्हें हम कहेंगे वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज। ये है। तो जितने असेंबली प्लांट होते हैं या जो हैवी इंजीनियरिंग का कार्य करते हैं, बहुत बड़ी मशीनें लगाते हैं, या पैकेजिंग इंडस्ट्री का काम करते हैं, असेंबलिंग वगैरह, छोटे छोटे पुर्जे आते हैं टेलीविजन के, और उनको जोड़ करके एक बड़ा और भारी उत्पाद यानी टेलीविजन या रेफ्रिजरेटर तैयार होता है। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें, जहां ये बराबर हो गए हैं, तो जितना हम रॉ मैटर लेंगे लगभग उतना ही ऑब्टेन मिलता है। तो ये एक तरीके से रॉ मैटर सिर्फ फ्री होते हैं। इनकी लोकेशन जो होती है वो रॉ मैटर पर आधारित नहीं होती, नॉट बाउंड बाय। तो ये मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज कहे जाते हैं। इनको लिख देंगे मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, या कुछ लोग टर्म यूज करते हैं लाइट इंडस्ट्रीज। इसमें जो एग्जांपल है हमारे लाइट इंडस्ट्रीज में, दीज आर द कॉटन टेक्सटाइल। बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका। जितना हम धागा यूज करेंगे उतना ही हमें कपड़ा मिलता है। अब इन सब की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, असेंबली जहां भी होती है, ऑटोमोबाइल में भी असेंबलिंग करते हैं हम लोग, बड़े इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाते हैं या भारी इंजीनियरिंग बनाते हैं। तो हैवी इंजीनियरिंग कह दिया तो तय है कि आप रेलवे से लेकर के दूसरे सभी आ जाएंगे। तो हम लोगों ने इतनी कैटेगरी बना ली। क्यों ये काम करता है? तो जहां रॉ मैटर होते हैं, इंडस्ट्री उसकी ओर आकर्षित होती है, ये पहला कंसेप्ट। लेकिन सभी उद्योग रॉ मटेरियल क्षेत्र की ओर समान रूप से आकर्षित नहीं होते, ये समझना है। ऑल्दो most of industries are fascinated by the
प्लेसेस और रीजन्स ऑफ रॉ मैटर, देयर रॉ मैटर। यद्यपि अधिकांश उद्योग कच्चे माल के क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, बट नॉट ऑल द इंडस्ट्रीज, because transport cost play the role of determiner, क्योंकि जो परिवहन लागत है वो निर्धारक की भूमिका निभाता है। सभी इंडस्ट्रीज समान रूप से आकर्षित नहीं होते, नॉट ऑल इंडस्ट्रीज। कौन डिटरमाइनर का रोल करता है? तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्ले द रोल ऑफ द डिटरमाइनर, ये निर्धारक की भूमिका निभाता है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट किस पर डिपेंड करती है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रॉ मैटर। जितना रॉ मैटर लगेगा उतना हमें लेके आना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सॉरी, हाँ ये भी ठीक है, कॉस्ट को कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ऑफ रॉ मैटर एंड प्लेस ऑफ प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ये है। तो अगर रॉ मैटर ज्यादा लगेगा तब भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा होगी, और अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तब भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा होगी। तो अमाउंट ऑफ रॉ मैटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ रॉ मैटर एंड द प्लेस ऑफ प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये दो चीजें तय करेंगी। हाँ, दिस टॉपिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर हम इनको लर्न करना चाहें कि किस जगह पर हमें कौन सी इंडस्ट्री प्रीलिम्स में तैयार करनी है। ये है लाइन टू लाइन। अगर आप प्रीलिम्स में तैयारी कर रहे हैं तो वो एक जीके की तैयारी हो जाती है हॉरिजॉन्टल। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जीके बेस्ड भी आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को एक कंसेप्ट के साथ चले, जैसे हम लोग तैयारी करते हैं प्रिपरेशन में, तो हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलनी चाहिए। एक कंसेप्ट ले लें, कंसेप्ट पर हम लोग फैक्ट जोड़ लें, तो वो आसान होता है रदर देन इंडिपेंडेंट फैक्ट को पढ़ने की। क्लास करने का मतलब यही होता है, क्लास का ये मतलब नहीं होता है कि एक एक फैक्ट इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा। इस तरह की डिक्टेटरशिप नहीं होती सिविल सर्विस में, और ये बातें हम रोज नहीं बताएंगे कि हर टॉपिक आपको बताया जाए कि ये अभी आते ही मैंने आपको बता दिया कि इसका ये सिग्निफिकेंस है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें हम रटे ना, आसानी से उनका हम एरिया समझ लें, याद कर लें। ठीक, तो पीवाईक्यू आपने लिया, पीवाईक्यू में कभी अगर ये आ गया कि सेल की स्थापना कब और कहां है, या टिस्को आपका कहां लोकेटेड है, तो ये जो वन लाइनर आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं वो आप लोग फ्री हैं, अपने आप से खूब पढ़ें, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी को फैकल्टी पर ना थोपें। तो आपकी स्ट्रेटजी आपने उसको जांच लिया है, बहुत अच्छी है, अपने पास रखें, बेस्ट ऑफ लक। क्लियर? ये जो हमने आपको बताया, तो फैक्ट्स हमें कम से कम रखने पड़े, सबसे पहली बात हमने यही आके बोली थी। चलिए, अब हमने इन चीजों को ले लिया, तो हमने कहा कि जैसे आयरन स्टील हमें बनानी है, तो आयरन स्टील क्या करता है कि अगर 1 टन हमें आयरन स्टील बनानी है, 1 टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन, अगर हमें 1 टन स्टील का उत्पादन करना है, तो इट रिक्वायर्स द, इसे किसकी जरूरत पड़ेगी? ज्यादा मैटर की। फैक्ट भले ही ना याद रखें, इतना याद रख सकते हैं। इट रिक्वायर्स क्या क्या जरूरत पड़ेगी? 3 टन ऑफ कोल, 2 टन ऑफ हेमेटाइट मान लो ले लिया, ये तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 टन रॉ मैटर हो गया। अभी और भी चीजें हैं, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन स्टील कितनी मिलेगी? 1 टन, तो प्लस अदर, वो कम मात्रा में लगते हैं। तो कोल अब जहां जहां होगा वो खींचने की कोशिश करेगा आयरन स्टील इंडस्ट्री को, और हेमेटाइट जहां होगा वो भी आयरन स्टील इंडस्ट्री को अपनी ओर खींचेगा। इसके बाद जब हमने ये स्टील बना लिया, तो हमें बाजार चाहिए बेचने के लिए, राइट? यही बताया कि इनसे हमें क्या क्या पूछा जाएगा। एक तो हर इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग है, आपको पहले भी बताया कि उससे रिलेटेड उसकी माइन, उसका प्लांट कहां है, ये मैच करने में प्रीलिम्स में आता है। इसके लिए मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के लिए, ये क्लियर हुआ? और इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं चीजों को हम लोग समझें। तो 1 टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, इट मींस क्या हो गया? रॉ मैटर ज्यादा लगता है किससे? प्रोडक्शन से, तो ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री हो गई। अब अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की हमने बात की, यही हम समझा देते हैं, तो आगे हमेशा ये क्लियर रहेगा। मान लो हमने 3 स्थान ले लिए, एक ये प्लेस ले लिया, इसे हमने कहा यहां हमें कोयला मिलता है, सपोज दैट ये झरिया है। यहां हमने कह दिया कि हमें ये सिंहभूम है, ये यहां कोलकाता है। तो कोलकाता क्या है? स्टील हमारी यहां बिकेगी, मार्केट है, और यहां जो कोल है वो झरिया से मिल गया, सिंहभूम से हमें हेमेटाइट मान लो मिल गया। अब जो मेन चीज है
कितना हमें चाहिए कोयला? 3 टन। आयरन कितना चाहिए? 2 टन। तब हमें स्टील मिलेगी कोलकाता बाजार पहुंचाने के लिए 1 टन। देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है। हम आप लोगों को रटने की जो मजबूरी है, जो व्यवस्था ज्यादा है कि हम बहुत ज्यादा रटें, वो थोड़ा कम कर दें, इसलिए क्लास चल रहा है। नहीं तो ये कंटेंट सब जगह लिखे। तो 1 टन, 2 टन। अब हमने कहा कि आपके पास पूंजी है और आप कोलकाता में रहते हैं। आपने कहा कि हम अपना प्लांट कोलकाता में ही लगा लेते हैं। तो इफ प्लांट इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड एट कोलकाता, तो अब हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देखें तो कोलकाता में अगर आपने प्लांट लगाया तो यहां से आप 3 टन कोयला लेके जाएंगे, यहां से 2 टन हेमेटाइट लेके जाएंगे। जो भी मान लें, किराया हमने कह दिया 100 रुपीज लगते हैं फॉर 1 टन, राइट। मान लो डिस्टेंस बराबर है लगभग, ये है। तो अगर डिस्टेंस बराबर है तो 1 टन का 100 रुपए लगता है, तो 3 टन का 300 रुपए लगेगा और 2 टन का 200 रुपए लगेगा। ये तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गई। उसके बाद पीसी मतलब जो प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगी वो अलग। हमने कहा कि हम प्लांट सिंहभूम में लगा लेते हैं, तो सिंहभूम में आयरन और उपलब्ध है, तो हमें 3 टन कोयला ढोना पड़ेगा, 300 रुपए कॉस्ट आएगी, और 1 टन स्टील कोलकाता भेजनी पड़ेगी, तो 100 रुपए कॉस्ट आएगी प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट। हमने कहा कि अगर हम प्लांट झरिया में लगा लें तो झरिया में हमें 200 रुपए हेमेटाइट की कॉस्ट आएगी, यहां से लेके जाएंगे। 100 रुपए हम कोलकाता का पहुंचाएंगे बाजार में प्लस पीसी। अब बताइए सबसे कम लागत में प्लांट हमारा कहां चलेगा? तो यहां 500 प्लस पीसी प्रोसेसिंग कॉस्ट, यहां हो गया 400 प्लस पीसी, यहां हो गया 300 प्लस पीसी। क्यों ये कहा जाता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हाई ग्रेड कोल pulls the iron steel industry towards itself, ये समझाना। हम लोग अब इसका सारांश क्या निकाल लेंगे कि वो सभी वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज जिस कच्चे माल को ज्यादा खाएंगे, हाईएस्ट अमाउंट में जो कच्चा माल लगता है वो कोल है, उसके ओर वो इंडस्ट्री खिंच जाते। यस, क्योंकि जो इंडस्ट्री लगते हैं वो प्रॉफिट कॉस्ट एनालिसिस पर आधारित होते हैं। बढ़िया कंसेप्ट आया। और कॉस्ट एनालिसिस कौन करेगा? जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होंगे। इंडस्ट्रीज हमारे 2 ग्रुप के द्वारा लगाए जाते हैं मेनली। अगर हम लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है पब्लिक सेक्टर। हमारा आज का ये उद्देश्य था, या हर लेक्चर का होता है, कि आप फैक्ट्स को अरेंज करके कंसेप्ट में पढ़ लें, आसान हो जाए। तो अब यहां अगर हम लोग देख रहे हैं तो ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन हो गया? कोल, इसकी अपेक्षा हेमेटाइट की। ये बात समझ में आ गई। अब प्राइवेट सेक्टर कोशिश करेगा हमेशा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, तो सबसे प्रॉफिटेबल लोकेशन यहां कौन सी है? सबसे प्रॉफिटेबल लोकेशन यहां हो गई झरिया की। क्यों कहा जाता है कि बड़े स्टील प्लांट हमारे ईस्टर्न इंडिया के प्लेट्यूज पर हैं? क्योंकि ईस्टर्न इंडिया के जो प्लेट्यू हैं दे आर रिच इनटू कोल रिसोर्स। अगर ये रिसोर्सेज इतने सिग्निफिकेंट ना होते तो हम आपको ये 2-3 क्लास कोल रिसोर्स पर नहीं लेते। गॉट इट? समझ में आ गया? ये कंसेप्ट हमें ध्यान रखने हैं, तो हम प्री मेंस में आसानी से लिख सकते हैं। और जब कंसेप्ट हमारे पास रहता है तो हम फैक्ट भी लिख सकते हैं। अब हम इसके बेस पर फैक्ट पकड़ते चले जाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर कैसा होता है? प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। ये हमेशा लाभोन्मुखी होता है। और ये जो पब्लिक सेक्टर होती है ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होती है, ये रोजगार का सृजन करती है। तो पब्लिक सेक्टर तो वहां भी काम कर सकता है जहां प्रॉफिट हो, वहां भी इंडस्ट्री लगा लेगा, या जहां नो प्रॉफिट नो लॉस हो। ये है। तो अब जैसे कर्नाटक है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, कर्नाटक में हमें बड़ा अच्छा हेमेटाइट मिल जाता है, लेकिन कर्नाटक प्लेट्यूज में कोयले का अभाव है। तो वहां प्राइवेट सेक्टर ना जाकर के कौन सा सेक्टर आयरन स्टील इंडस्ट्री वहां लगाएगा? पब्लिक सेक्टर, जैसे विजयनगर स्टील प्लांट। यस। तो आप लोग बीपीएससी भी देंगे। बिहार और ईस्टर्न प्लेट्यू का वहां बहुत सिग्निफिकेंस है। ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए यहां प्री से लेकर मेंस तक इंपॉर्टेंट है। स्पष्ट हुआ? दूसरी बात, अब किसी ने पूछ लिया विजयनगर स्टील प्लांट। विजयनगर स्टील प्लांट कर्नाटक में, वहां कोयला है नहीं, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विजयनगर स्टील प्लांट लगाया, पब्लिक सेक्टर का हो गया। किस बेस पर? नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पर। फिर भी सरकार को फायदा होगा, क्योंकि रोजगार का सृजन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों को आमदनी होगी, आमदनी होगी तो लोग बाजार से सामान खरीदेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में सरकार को वो पैसा लौट आएगा। इतनी सारी चीजें हमें यहां समझनी होती है। तो थोड़ा सा एकदम बहुत भोले भालेपन से जो है तैयारी नहीं करते अमितेश, ये बिल्कुल सीधा ये आएगा वैसे नहीं। थोड़ा सा क्या लगाना है? दिमाग तेज कर लेना है, थोड़ा सा बढ़ा ले। तो सम स्hrewdness इज रिक्वायर्ड। थोड़ी सी आप लोगों को चालाकी की जरूरत है। आज के दिन हमें आप लोगों को नहीं डांटना चाहिए था, शिक्षक दिवस है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं शिक्षक हूं तो हमेशा इस भले के लिए ही डांटते हैं कि हमारे स्टूडेंट कहीं रास्ते से भटके ना, और एक साथ उनकी बेहतर तैयारी होती चली। एग्जाम वो प्रीलिम्स का दे रहे हो, चाहे वो मेंस का दे रहे हो, चाहे वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिमाग पर बैठे रहे तो प्रेशर कम रहता है, फैक्ट हम याद भी आसानी से कर।
अब हमने कहा कि आसनसोल के पास इसको के प्लांट 3 जगह, जमशेदपुर का हो गया, उड़ीसा के हो गए, छत्तीसगढ़ के हो गए, ये सभी प्लांट हमारे कहां पर हैं बताइए? ईस्टर्न प्लेट्यूज में। ईस्टर्न प्लेट्यू किसमें रिच है? दे आर रिच इनटू कोल एंड कोल कैन प्ले द ग्रेट रोल ऑफ द लोकेशनल डिटरमाइनिंग। अब आपके प्री के कई नहीं ऐसी बात नहीं है मितेश, हम लोग हजामत नहीं किसी की बनाते, ठीक है? जब आप लोग नहीं अच्छे से उस पर गौर करेंगे, एकदम देखिए फोकस्ड होना अच्छी बात है, लेकिन फोकस के अलावा जब हम बिल्कुल ब्लाइंड लाइन पर चलने लगते हैं तो रिजल्ट हमारे कम होने लगते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट हमें मेरिटोरियस दिख रहा है, रोज पढ़ता है, अच्छे जवाब देता है, और वो अगर थोड़ा सा भटका हुआ दिखे तो तुरंत उसे रास्ते पर लाना चाहिए। क्लियर? ये है। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ जो बात करी तो इस सब पर रखेंगे। आज की क्लास हम लोगों की वैसे भी 1 घंटा 15 मिनट की है, तो मैक्सिमम कंसेप्ट हम लोग समझ लें, बाकी आगे करते रहेंगे। तो ये प्रॉफिट ओरिएंटेड क्लास, इस पर जो हमने बात करी थी, कंसेप्ट ओरिएंटेड क्लास है आज की। तो पब्लिक सेक्टर का कंसेप्ट और प्राइवेट सेक्टर का भी कंसेप्ट आप समझ गए। अब पब्लिक सेक्टर कहां जाएगा? आयरन स्टील इंडस्ट्री लगाना। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री किस तरह के उद्योग हैं? यही अगर हम लोग एक एग्जांपल लिया आयरन स्टील का, तो आयरन स्टील इंडस्ट्री इज व्हाट? वेट लूजिंग इंडस्ट्री। ये समझाना था, वेट लूजिंग इंडस्ट्री। तो अगर हमने कोई आयरन स्टील इंडस्ट्री ली तो उसकी लोकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। अब हमने कहा कि चलिए इंडिया का मैप ले ले। चलते हैं, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यहां पर हमें कोल ज्यादा मिलता है। दिस इज द कोल रिच बेल्ट ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो द आयरन और रिच बेल्ट, यहां हमें आयरन और भी मिलते हैं। इसकी भी प्रमुखता है। यहां चले जाएंगे अगर हम कर्नाटक, इन सब में यहां आयरन और की प्रधानता है, आयरन और रिच बेल्ट, बट कोल इज एब्सेंट। लेकिन यहां कोयला नहीं है, क्योंकि कोयला गोंडवाना रॉक्स में होता है, याद हुआ? तो सबसे ज्यादा आयरन स्टील इंडस्ट्री कहां होंगे? तो मैक्सिमम आयरन स्टील इंडस्ट्री यहां मिलते हैं। कहां? ईस्टर्न प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, भारत के पूर्वी पठारों पर। अब हमें यहां कौन कौन से इंडस्ट्रीज मिल गए? अब अपने आप हमारा ये तैयार हो गया। तो हमने कहा यहां हमें मिल गया इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसको, इसके यहां 3 प्लांट हैं नियर आसनसोल, राइट? अब हमने कहा इसके यहां आ गए तो हमें यहां क्या मिल गया? जमशेदपुर में टिस्को। आगे यहां बढ़ गए तो फिर हमें राउरकेला, यहां आ गए छत्तीसगढ़ का भिलाई, याद होने लगे? यहां पर आ गए तो हमें पुराना मिला VISL, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, और यहां हमें जाके मिला विजयनगर स्टील प्लांट। तो ज्यादातर कहां पर हैं? ये है स्टील प्लांट, आयरन और जो रिच बेल्ट है, लेकिन यहां कोयला एब्सेंट है। तो यहां सभी कैसे होंगे? पब्लिक सेक्टर। क्लियर? तो ये टिस्को का तो फेमस है। प्राइवेट सेक्टर, लेकिन इन सब में भी सबसे बड़ी भूमिका किसने निभा दी? इंडिया। अब ये चीजें ध्यान रखनी है, इज डेफिशिएंट इन हाई ग्रेड कोल। और जबकि आयरन स्टील इंडस्ट्री किस पर डिपेंड है? कोल डिपेंडेंट है, हाई ग्रेड कोल डिपेंडेंट है। और इंडिया में किस चीज की कमी हो गई? हाई ग्रेड कोल की ही कमी हो गई। तो अब इंडिया कहां जाएगा? जहां हमें अब हाई ग्रेड कोल अवेलेबल हो। तो हाई ग्रेड कोल अवेलेबल होंगे कोस्ट पर, तो हमने यहां आपको विशाखापत्तनम बताया है। तो जो विशाखापत्तनम ये पोर्ट है, अब पोर्ट पर ये क्या कर लेगा? इट विल इंपोर्ट द हाई ग्रेड कोल। अपने आप यहां क्या बन जाएगा? विशाखापत्तनम स्टील प्लांट। यही मोटी मोटी बातें ही तो आपको सिखाई हैं, जिससे कि आप प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से कर पाए। तो विशाखापत्तनम स्टील प्लांट कैसा है? तो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन
इंपोर्टेड कोल। कोल एक भारी पदार्थ है, तो यहां विशाखापत्तनम कैसा पोर्ट है, बड़ी मात्रा में हम लोग यहां पर बड़े और भारी जहाज लेकर आ सकते हैं। दिस इज द नेचुरल पोर्ट। अब आपके प्री के यस कोकिंग कोल इज द हाई ग्रेड कोल, और बताया था कि जिसमें भी कार्बन की मात्रा 65% से ज्यादा होती है दैट इज कॉल्ड हाई ग्रेड कोल। ये सारी बातें आपको बता चुके हैं। द कोल विद कार्बन कंटेंट, बस ये कुछ चीजें याद रखनी है, आसानी से एग्जाम पास करिए, झंझट खत्म। सबको इधर उधर भागने दौड़ने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो कुकिंग कोल इज द हाई ग्रेड कोल। किस कोयले को कहेंगे हाई ग्रेड, ये आप लोगों को पता है, जिसमें 65% कार्बन हो, उससे ज्यादा हो, मोर देन 65%। तो देखा जाए हम लोगों ने इस एनालिसिस से, हाँ, एंथ्रासाइट और हाई ग्रेड बिटुमिनस, यही है, बिल्कुल सही सुशांत, यू गॉट इट। क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? देखा जाए तो एक कहने के लिए टॉपिक हो गया किसका, कि भारत में आयरन स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन समझाइए, लेकिन लोकेशन से हमारे प्री के क्वेश्चंस हो गए। इसलिए हमेशा जब भी आप आईएसपीसीएस की तैयारी करें तो कंसेप्ट और फैक्ट को साथ रखें। तो कंसेप्ट क्या है? विचार है, इच्छा है। फैक्ट क्या है? करेंसी है। अब आपकी इच्छा हुई कि फलानी चीज खरीदेंगे, फलाने काम किया, फलाने काम किया, क्या खरीदने, वो कहता है पैसे लाओ। इसलिए बिना फैक्ट के कंसेप्ट बेकार हो जाता है। हो गया? तो हम लोगों ने किस पर ध्यान दे दिया? रॉ मैटर पर। तो रॉ मैटर एक बड़ी भूमिका निभाता है किन उद्योगों में? तो जो ऐसे इंडस्ट्रीज हैं वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो रॉ मैटर वाले प्लेस वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज को अपनी ओर खींच लेते हैं। लिख डालिए अगला लाइन। वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज आर अट्रैक्टेड बाय द रीजन्स ऑफ रॉ मटेरियल। ये याद रखें। तो कौन कौन से हो गए ये इंडस्ट्रीज देख लें। फॉर एग्जांपल आयरन स्टील इंडस्ट्री, या दूसरे मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम प्लांट्स, शुगर इंडस्ट्री, ये सब हमें कहां मिलेंगे? तो मोस्ट ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री आर फाउंड इन ईस्टर्न प्लेट्यू ऑफ इंडिया। अब एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बात करें, एल्यूमिनियम प्लांट की बात करें, तो ये बॉक्साइट पर आधारित होते हैं। और हमने आपको बताया कि जितनी हमारी पेनिनसुलर हाइलैंड्स हैं सब में लेटेरिटिक डिपॉजिट्स होते हैं। तो ऑल पेनिनसुलर हाइलैंड्स आर फाउंड एट पेनिनसुलर हाइलैंड, ये सभी हमारे प्रायद्वीप भारत पर मिलेंगे। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के हैं। ये नहीं होता कि जो लाइन आई है वही लाइन अगले साल आएगी। पीवाईक्यू से हमें इशारा मिलता है, ये नहीं कि पूरा वही रिपीट करेगा। तो आर फाउंड एट पेनिनसुलर हाइलैंड्स। तो शुगर इंडस्ट्रीज कहां मिलते हैं? दे आर फाउंड इन शुगर ग्रोइंग स्टेट्स, शुगर केन ग्रोइंग स्टेट्स। ये है महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक। जहां जहां गन्ना होगा उन सभी क्षेत्रों में हमें ये इंडस्ट्रीज मिलेंगी। क्योंकि करीब हम जब 10 टन शुगर केन यूज करते हैं तो 1 टन शुगर मिलती है। 1 टन ऑफ शुगर कहां से आती है? फ्रॉम 10 टन ऑफ शुगर केन। इसलिए शुगर इंडस्ट्रीज में भी रॉ मेटेरियल ज्यादा लगता है, उत्पाद कम मिलता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम प्लांट के लिए है, क्या कहेंगे? 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम is obtained from approximately 7 tons of ऑक्साइड। अब ये चीजें अगर हम थोड़ा सा सीख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां हम लोग जानते ही हैं 1 टन ऑफ स्टील is obtained from
3 tons of coal plus 2 tons of hematite। अब ये चीजें हो गई। अब आप समझ गए होंगे ये इंडस्ट्री हम इंडिया में जो हमारे मेजर इंडस्ट्रीज हैं कहां ढूंढेंगे। ये हमारे 3 मेजर इंडस्ट्री हो गए, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, शुगर। ये रॉ मटेरियल वेस्ट हो गंगा यमुना तो आप रीजन कह सकते हैं बिल्कुल। अब जब शुगर इंडस्ट्री पर हम पहुंचेंगे तब आपको बताएंगे कि ज्यादा शुगर इंडस्ट्री कहां हमें मिलते हैं। उत्पादन शुगर का कहां ज्यादा है, वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में। यहां ईल्ड अच्छी है क्योंकि यहां के गन्ने में, शुगर केन में शुगर का अमाउंट ज्यादा पाया जाता है। तो हम लोगों ने यही पढ़ा, वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज आर अट्रैक्टेड बाय द रीजन्स ऑफ द रॉ मटेरियल। ये एक हमारा कंसेप्ट बन गया। इसी कंसेप्ट पर हम ध्यान रखेंगे। क्यों घसीट लेते हैं रॉ मटेरियल अपनी ओर, तो इस चीज के लिए हमने किसको देखा, ये वाला कंसेप्ट काम आता रहेगा। कोलकाता में अगर हम प्लांट लगाएं, वो मार्केट है, तो फेवरेबल प्लांट कहां होगा, झरिया पर, या इनके हम बीचों बीच लगा दें, ये भी एक फेवरेबल पॉइंट होगा, जैसे जमशेदपुर। ये बात समझ में आई आप लोगों को, जमशेदपुर वाली? क्योंकि यहां डिस्टेंस घट के आधी रह जाएगी हर तरफ से, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट घट के हर चीज की आधी हो जाएगी। इसका सीधा फायदा टाटा को यानी टिस्को को मिलता है। लीजिए, अब बताइए। अब ये आयरन स्टील के मामले में शुगर इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो फुटलूज इंडस्ट्रीज। फुटलूज उनको कहते हैं जो डिमांड पर होते हैं। शुगर इंडस्ट्रीज फुटलूज इंडस्ट्रीज नहीं होते, दे आर रॉ मटेरियल बेस्ड। उनकी लोकेशनल एनालिसिस, इनकी डिमांड हर जगह है शुगर की, लेकिन अगर आप शुगर जहां नहीं होता है उससे दूर इलाके में जाके शुगर इंडस्ट्री लगाएंगे तो बहुत घाटा होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? ये है फुटलूज का मतलब क्या होता है, जिसका कोई नियम नहीं होता है और वो केवल पैसे यानी बाजार पर निर्भर करता है। इसीलिए समाज में फुटलूज एक जो है एक तरीके से गाली भी होती है, और कोई किसी अच्छे इंसान को फुटलूज नहीं कहता। तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो सिर्फ किस पर निर्भर हो, बाजार और पैसे पर। इस प्रिया गॉट इट? ओके। तो हम लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ लिए, और इससे पहले तो फैसिनेटेड सारे इंडस्ट्रीज रॉ मैटर की ओर जाते हैं, लेकिन रॉ मैटर को किसको अपनी ओर रॉ मैटर घसीट लेते हैं, वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज। हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग चलें तो उनकी बात करेंगे जो जितना कच्चा माल खाते हैं उतना ही उत्पादन देते हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, खासकर कॉटन इंडिया का मेजर इंडस्ट्री है। तो जितना किलो हम धागा लगाएंगे उतने ही किलो हमें कपड़ा मिलता है। तो ये रॉ मैटर के बाहर भी लगाए जा सकते हैं, रॉ मैटर क्षेत्र में भी लगाए जा सकते हैं। ये कई फैक्टर पर निर्भर करते हैं। इसलिए आपने देखा था कि ब्रिटेन में कॉटन नहीं होता था, लेकिन ब्रिटेन में मैनचेस्टर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती, जबकि वहां कोई कॉटन नहीं है। हाँ, जितना वो तो किसी भी चीज को जितना दूर आप ले जाएंगे तो उसकी क्वालिटी समय के साथ खराब होती है। क्योंकि गन्ने में क्या स्थिति होती है कि गन्ने में मिठास है, अगर मिठास होगा तो गन्ने में बैक्टीरिया और खमीर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, और वो गन्ने को शुगर के बजाय वोलेटाइल कंटेंट में तोड़ते हैं। इसीलिए अगर गन्ना बहुत दिन तक रखा रहेगा खेत से कटने के बाद में या दूर तक जाएगा तो उसकी जो क्वालिटी कंटेंट है वो गिर जाएगा। बिल्कुल सही है, शुगर कंटेंट कम हो जाता है, क्योंकि जितना गन्ना कटा हुआ होगा तो उसमें अब माइक्रोबियल शुरू हो जाएगा एक्शन, और माइक्रोब्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट को वोलेटाइल कंटेंट में तोड़ने लगते हैं। गुड, ओके। आप लोगों का साइंस वाला कंसेप्ट बढ़िया है। ओके, तो हम लोग इसको समझ गए। तो इन सब में हमने किसको डिस्कस किया, रॉ मैटर को, पावर। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग अब चलते हैं, किस पर, पावर पर। ये वाला कंसेप्ट और आसान है। तो पावर इज इसेंशियल ऑल्सो फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रीज, क्योंकि आज के जमाने में बिना बिजली के कोई भी उद्योग काम नहीं करता। पावर इज इसेंशियल, शक्ति अनिवार्य है फॉर ऑल मॉडर्न इंडस्ट्रीज। जितने भी हमारे आधुनिक उद्योग हैं सबके लिए शक्ति जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज जो पावर ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें ये लोकेशनल फैक्टर भी है। हाई पावर कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज choose the place for their location where power plants are located. तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो बहुत हाई पावर खाते हैं, हाई पावर कौन खाते हैं, जिनको इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा शुद्ध किया जाता है। द मेटालिक इंडस्ट्रीज which require the power for the
for the power, which require the power for purification of metal. जैसे तो वे सभी मेटल्स जो गैलेना से मिलती हैं सब में सल्फर इंप्योरिटी के रूप में होता है. फॉर एग्जांपल, ऑल मेटल्स obtained from galena have sulfur as impurity. इन सब में सल्फर एक अशुद्धि के रूप में होता है. एक एग्जांपल हो गया. दूसरा, एल्यूमिनियम मेटल, it contains other element as impurity. लेकिन ये कंसेप्ट आयरन पर नहीं लगता. आयरन में अगर दूसरी चीजें हैं तो वो स्टील बन जाता है. तो ये इतने तरह के मेटल्स हो गए. कौन कौन? कॉपर, जिंक, लेड. इन सब के हमें बहुत ज्यादा प्यूरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है और इस प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस में वो हाई वोल्टेज खाते हैं. इसीलिए इनके जो प्लांट लगते हैं नियर द, कहां पर? हमेशा वेयर पावर प्लांट्स आर लोकेटेड. इसीलिए एल्यूमिनियम प्लांट पेनिनसुलर इंडिया में वहीं पर हैं जहां जहां जिन पठारों पर पावर प्लांट है. All aluminum plants are located at peninsular highland where power plants are located. ये ध्यान रखना है. ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका हो गया और इसकी एनालिसिस क्या हुई? क्योंकि ये ज्यादा बिजली खाते हैं तो इन्हें बिजली घरों के पास यानी पावर हाउसेस के पास होना चाहिए. थर्मल पावर प्लांट हो चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक. तो दे आर फाउंड एट द पावर प्लांट. और पावर प्लांट हमारा किसी भी प्रकार का हो सकता है. आइदर थर्मल पावर, मोस्टली तो यही है, या हाइड्रो पावर. इसीलिए निकट भविष्य में इन सभी क्षेत्रों में मेगा पावर स्टेशन या प्लांट बनाए जा रहे हैं. थैंक यू शिखा एंड गॉड ब्लेस यू. लिख लिया आप लोगों ने? दो फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए. हाँ, फुटलूज इंडस्ट्रीज में अब सही है, आईटी इंडस्ट्रीज और ये फाइनेंस वगैरह आता है. क्लियर? एक और कंसेप्ट हो गया. तो अगर किसी ने पूछ लिया फॉर एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल क्या देंगे आप? हिंडाल्को. नाल्को कहां है हमारे? हिंडाल्को तो ये यूपी का है. मिर्जापुर सोनभद्र बेल्ट, हाईलैंड, नाल्को, ईस्टर्न प्लेट्यू. इन सबको आपको हम एक एक करके एक एक इंडस्ट्री के हिसाब से बताएंगे. चलते हैं. तो पावर सेक्टर जब हो गया, अब हम लोग और किसकी बात करें? ट्रांसपोर्ट की, परिवहन. तो ट्रांसपोर्ट में इंडस्ट्री को कौन अट्रैक्ट करता है सबसे ज्यादा? चीप मींस ऑफ द ट्रांसपोर्ट. इंडस्ट्रीज आर अट्रैक्टेड बाय चीप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. कम से कम लागत हो परिवहन की. तो सबसे जो चीपर है, द पोर्ट मींस द वाटर रूट्स आर चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो बंदरगाह होते हैं वो परिवहन का सबसे सस्ता साधन होते हैं. इसीलिए ये इंडस्ट्रीज को अपनी ओर खींचते हैं. इट इज कॉल्ड पोर्ट लेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हो गया पोर्ट लेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसे कल हम लोग बात सागरमाला पर कर रहे थे. पोर्ट लेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एग्जांपल अब देना पड़ेगा. मुंबई इंडस्ट्रियल रीजन. तो मुंबई पुणे तक इसकी बात करते हैं. कोलकाता हुगली इंडस्ट्रियल रीजन. ये दो हमारे बड़े एग्जांपल हो गए इससे बेस्ड ट्रांसपोर्ट से. इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है वो लाइट इंडस्ट्रीज और फुटलूज इंडस्ट्रीज को पूरे देश में फैला देता है. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज
play the role in the expansion of light industries, फुटलूज इंडस्ट्रीज. अब जो फुटलूज है वो एक जगह से दूसरी जगह भागता है, भागने के लिए सड़क चाहिए, रेल चाहिए. फुटलूज इंडस्ट्रीज. तो इस प्रकार के उद्योगों को देश भर में फैलाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. भारत में अधिकांश इंडस्ट्रियल सिटी या इंडस्ट्रियल सेंटर्स या इंडस्ट्रियल रीजन कहां पर स्थित हैं? नियर द मेजर पोर्ट. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल regions in the world and India are port-led development. भारत के अधिकांश औद्योगिक प्रदेश, भारत और विश्व के अधिकांश औद्योगिक प्रदेश बंदरगाह आधारित विकास हैं. रेलवेज हैव आल्सो प्लेड द क्रूशियल रोल. और भारत में रेलवे ने भी उद्योगों के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई है. रेलवेज. और अब हो गया हमारे नेशनल हाईवेज. अब एक और कंसेप्ट आ रहा है ट्रांसपोर्ट में, पाइपलाइंस. इन्होंने भारत में कहां पर उद्योगों को लगा दिया? इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. तो रेलवेज, नेशनल हाईवेज, पाइपलाइंस have led the industrial development in northwest and northern India. तो इंडिया किस तरह का कंट्री है? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. अब डेवलपिंग कंट्री में ट्रांसपोर्ट सिग्निफिकेंस के कारण ही अब हमें क्या चलाने पड़ रहे हैं? भारतमाला नॉर्थ इंडिया के लिए. और कौन सा प्रोजेक्ट कल डिस्कस किया? सागरमाला. क्लियर? ये तो यहां हम लोगों ने इन चीजों को देखा कि ये पार्ट हो गया, ऐसे ऐसे हम एनालिसिस कर सकते हैं. तो भारतमाला कल बात करी थी. दूसरी सागरमाला की बात की. तो सागरमाला हमारे सदर्न इंडिया में एक तरीके से पोर्ट-लेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेगा. उसके वहां पर 5 पिलर में से ये एक पिलर भी है. तो जहां परिवहन के साधन होंगे, अगर हिस्ट्री में बात करी जाए तो हिस्ट्री में 2 फैक्टर्स की बात आ जाएगी, एक मुंबई पोर्ट और दूसरा कोलकाता पोर्ट. तो इन सबको हम लोग एक एक, ये स्लाइड्स हैं, इसके बेस पर रिवाइज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट फैक्टर है मार्केट यानी डिमांड. इनकी डिमांड जहां ज्यादा होगी, अब जैसे इंडिया में ज्यादातर जो टेम्परेचर है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है. सब ट्रॉपिकल में तो चलिए कुछ दिन के लिए सर्दी आती भी है, लेकिन साउथ इंडिया में विंटर इफेक्टिव नहीं रहती, तो वुलन मार्केट जो है उसकी डिमांड नहीं. तो जितने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, सबसे ज्यादा कौन फैला हुआ है? कॉटन टेक्सटाइल. सबसे कम कौन से फैले हुए? वुलन. तो हम लोग अब इस मुद्दे पर आए. मार्केट ऑब्लिक डिमांड. तो डिमांड अगर है लोगों की तो वो कहां पहुंचेगी? बाजार में. इनको यहां बहुत अलग नहीं कर सकते. इकोनॉमी में आप वहां अंतर करेंगे, यहां हम लोग एक जैसा ही लिख सकते हैं. तो मार्केट और डिमांड, तो ये किसको ज्यादा फैलाते हैं? लाइट इंडस्ट्रीज एंड फुटलूज इंडस्ट्रीज. लाइट इंडस्ट्रीज में अभी हमने आपको बताया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, हमारे वस्त्र उद्योग. एंड फुटलूज इंडस्ट्रीज में इतना हमारा ये आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो लाइट इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड फुटलूज इंडस्ट्रीज, दे आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द डिमांड, आर फैसिनेटेड और अट्रैक्टेड बाय डिमांड. अगर हम लोग कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो कॉटन क्लॉथ्स हैव नेशन वाइड डिमांड. जो हमारे सूती वस्त्र उद्योग हैं, इनकी डिमांड क्या है? देश भर में है. लेकिन तो हमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अधिकांश क्षेत्रों में मिलते हैं. 10
cotton textiles are distributed in almost all parts, even some Himalayan centers have cotton textiles. जैसे वहां नहीं होना चाहिए, वहां ज्यादातर वूलन की जरूरत पड़ती है, श्रीनगर, जे के। अब सीमित है वूलन इंडस्ट्री, तो वूलन इंडस्ट्री बहुत सीमित है कहां पर? इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया एंड वेस्टर्न हिमालय, क्योंकि उनकी डिमांड वहीं है। वूलन इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड, ज्यादा हमें कहां मिलते हैं? इन द पंजाब, तो हमें ऊनी वस्त्र ज्यादातर पंजाब में मिलते हैं। उसके पीछे कारण है कि ऐसे हम लोग एक रफ मैप बना लें। एक तो ये सभी शीप रियरिंग ऑब्लिक रॉ वूल रीजन है। एक तो यहां भेड़ पालन है, कच्चा वूल है, और इसीलिए हमें देश के अधिकांश जो वूलन इंडस्ट्रीज हैं वो यहां मिलते हैं। ये अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में वूलन इंडस्ट्री की इतनी मांग नहीं है, क्यों बताइए? व्हाई द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बता सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव फ्यू कॉटन टेक्सटाइल्स बट नो वूलन इंडस्ट्री। बताइए। उत्तरी पूर्वी भारत में हमें जैसे गुवाहाटी में कॉटन टेक्सटाइल मिल जाता है, गुवाहाटी एट द कॉटन टेक्सटाइल, गुवाहाटी में हमें कॉटन टेक्सटाइल मिलता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी पहाड़ियां हैं, ठंडक होगी, लेकिन वहां वूलन क्यों नहीं मिलता? वूलन इंडस्ट्री। हाँ, रीजनल क्लाइमेटिक फैक्टर है सुशांत, वेरी गुड। कौन सा? नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ठंड नहीं लगती, मॉडरेट क्लाइमेट है, रॉ मटेरियल नहीं है, और ठीक पहुंच रहे हो। थोड़ा और क्या बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर ठंडा भी है तो बरसात है, तो अगर वूलन का कपड़ा आपने पहन लिया तो पानी सोख लेगा, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में वूलन के बजाय लेदर के जैकेट ज्यादा चलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट हैज द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज डिमांड ऑफ लेदर टेक्सटाइल। तो अगर यहां आपको सर्दी से बचना है तो ब्रिटेन वाला, जैसे ब्रिटेन वगैरह में वेस्टर्ली से साल भर वर्षा होती है, ठंडक रहती है, और लोग वहां किसकी जैकेट ज्यादा पहनते हैं? लेदर की बजाय वूलन के। इसलिए दो तरह की है, बताइए, सर्दियां। एक सर्दी कही जाती है वूलन टेक्सटाइल वाली, जहां पर ऊनी कपड़े, और एक वो सर्दी होगी जो आपके लेदर वाली। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी वूलन क्लॉथ की मांग नहीं है, इसलिए हमें वहां पर तो मार्केट या डिमांड के हिसाब से हम लोग ये बहुत ही चर्चित एग्जांपल के सहारे से डिस्ट्रीब्यूशन याद कर सकते हैं। अब अगर हम लोग अगले फैक्टर्स पर बात करें तो सारे ये फैक्टर्स हमें मदद करेंगे। हर इंडस्ट्रीज का एक लोकेशनल चार्ट एनालिसिस लिखते जाएंगे, याद हो जाएगा। इसलिए आज का क्लास हम लोग जो है उस पर बात कर रहे हैं। लेबर कॉस्ट, ये फैक्टर आ जाएगा। तो चीप लेबर कॉस्ट जो होती है वो भी इंडस्ट्रीज को अपनी ओर खींचती है। तो जैसे ब्रिटिश पीरियड में कानपुर का एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, तो दैट वाज बेस्ड ऑन द चीप लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट में बहुत ज्यादा यहां नहीं लिखना है, सबको पता रहता है। चीप लेबर कॉस्ट प्रमोट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, सस्ता श्रम उद्योगों को प्रोत्साहित करता है। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ बंद हो गया पावर कट।
तो बुलियन और इन सभी पर अगले फैक्टर्स पर अगर हम लोग जाएं, लगभग सभी फैक्टर्स हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। लेबर कॉस्ट भी, इस पर भी बात कर ली, तो लेबर कॉस्ट पर ही शायद हम लोग बात कर रहे थे, देन पावर डिस्टर्ब हुआ। तो लेबर कॉस्ट कौन सा इंडस्ट्रीज को अपनी ओर यहां खींच सकता है? चीप लेबर, सस्ता श्रम मूल्य, ये इंडस्ट्रीज को अपनी ओर खींचता है। इसका जो एग्जांपल था वो कॉलोनियल रूल में डेवलपमेंट ऑफ कानपुर एज अ इंडस्ट्रियल सिटी, क्योंकि गंगा वैली में यहां खेती के अलावा दूसरे रोजगार बहुत कम थे। देन बात आती है कैपिटल की। तो कैपिटल के जो सोर्स है हमारे, या तो गवर्नमेंट, यानी जिसे हम लोग पब्लिक सेक्टर कहते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र। अब तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी कंसेप्ट आ गया है। तो हर संभव तरीके से पूंजी इंडस्ट्रीज या डेवलपमेंट के कार्यों में लगाई जाती है, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, और अब ये दोनों के साझेदारी का क्षेत्र हो। उसी के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज भी रहती हैं, जिस पर अभी हमने आपसे बात करी थी। तो जब सरकार लगाती है इंडस्ट्रीज में, दिस इज सोशलिस्ट पॉलिसी, हम लोग इन्हें कहते हैं। और जब केवल ये लगाए तो इसे हम कैपिटलिस्ट पॉलिसी कहेंगे। इंडिया इज ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी, वेयर ऑल द थ्री सेक्टर्स आर फॉर्म। हमें यहाँ तीनों क्षेत्रों से पूंजी निर्माण या पॉलिसी मिलती है। इनको अभी हमने बताया, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में हमेशा प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, और ये वहीं पर इंडस्ट्रीज लगाता है। प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिश द इंडस्ट्री where locational factors are low cost सपोर्टिंग फैक्टर्स। ये ध्यान रखें। तो जितनी एनालिसिस, चाहे वो लेबर कॉस्ट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो, इन सब पर कौन ज्यादा से ज्यादा ध्यान देगा? प्राइवेट सेक्टर ध्यान देगा, क्योंकि गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी काम कर सकता है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री चलेगी तब भी गवर्नमेंट को फायदा होगा, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड माना जाता है किस पॉलिसी को? दैट इज कॉल्ड द सोशलिस्ट पॉलिसी। ये है। तो हम लोगों ने सारे फैक्टर्स यहां पर डिस्कस कर लिए। एक लास्ट का जो बचता है, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी हमारी दो तरीके की हुई, या तो हमारे यहाँ के अपने इंजीनियर्स हों, यानी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हों, वहां मिलेगी हमें, या टेक्नोलॉजी हम विदेश से मंगा सकते हैं, इंपोर्टेड। जब इंपोर्टेड है तो ज्यादातर जो मशीनें हैं या मशीनरी सीधी इंपोर्ट करी जाती है। फॉर एग्जांपल मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट ने किस किस की मशीनरी इंपोर्ट की? कॉटन टेक्सटाइल, इसीलिए वहां कॉटन टेक्सटाइल का हब बना। मशीन टूल्स, हैवी इंजीनियरिंग, इन सभी का सेंटर मुंबई बन गया। जैसे हैवी इंजीनियरिंग में मुंबई का L&T, लार्सन एंड टुब्रो। ऐसे ही कोलकाता की अगर आप बात कर लें तो गार्डन रीच, ये भी हैवी इंजीनियरिंग के लिए कोलकाता का फेमस क्षेत्र है। तो जितने हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट बेस्ड हैं, IITs, रीजनल इंजीनियरिंग सेंटर्स, ये इंडस्ट्रीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इन सब में जैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज धनबाद, डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज एट धनबाद
बिकॉज ऑफ धनबाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट, क्योंकि धनबाद में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है। क्लियर? तो अब ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब हम लोग कल की क्लास में सीधा क्या रहेगा, इंडस्ट्री, उसके फैक्ट सीट लिखे होंगे, बस उन सबको रिकॉल करते जाएंगे जो आज पढ़ा है। कल हम इसको आपको नहीं लिखाएंगे, ना उनके फैक्टर्स ना उनकी एनालिसिस, सारे इंडस्ट्रीज की लोकेशनल जो एनालिसिस है वो आज हमने कर ली। कल सिर्फ हमारे पास एक चार्ट रहेगा, ये इंडस्ट्री यहाँ है, आप लोगों से हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ क्यों है, अपने आप याद हो जाए। क्लियर? दैट्स ऑल राइट फॉर टुडे एंड इट्स ओवर। Thanks. And God bless you all people. And I hope this big and large unit is scattered into the facts and concept would be beneficial for you.